हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो बचे हुए हमारे प्रॉब्लम्स थे जेई एडवांस में वो सॉल्व करेंगे। ये लॉज ऑफ मोशन की जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के साथ ही हमने सारे जेई एडवांस के आज तक के आए हुए क्वेश्चन टिल दिस ईयर हमने कवर अप कर लिया है। टिल 2025 2025 तक कवर अप कर लिया है। तो चलिए अपने लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। लेट्स सी पहला सवाल क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको समझने का एंड देन कीजिए। सिनेरियो क्या है ये पहले समझना जरूरी है। ओके, पढ़िए। सिनेरियो क्या है कि एक ब्लॉक है जिसकी जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की है और उसकी जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। उसको एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया, यानी इफ वी इमेजिन इट टू बी दिस इज an inclined plane, लेट्स से अज्यूम एंगल इज थीटा। तो एक ब्लॉक को रखा गया है जिसका ये लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा और ये हाइट 15 सेंटीमीटर। इज दैट राइट? एकदम सिंपल है। और ये एंगल थीटा होगी। लेट्स से समझ। अब कोई म्यू की वैल्यू बता दी गई है कि इन दोनों के बीच में जो म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू बिटवीन दीज टू गिवन म्यू इक्वल टू √3. As the angle of inclination is gradually increased from zero, we can analyze the following scenarios. यानी हम इस इंक्लिनेशन को धीरे 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 क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जाते हैं और आपको एनालाइज करके बताना है क्या हो। ये सवाल हमने कहीं कहीं देखा है। तुम बोलोगे कि ओके बता दो कहाँ देखा। तो बेटा ये सवाल सोच के देखो। तो अगर तुम किसी सपाट जगह पर, इंक्लाइन जगह पर, सपाट नहीं इंक्लाइन, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे और अगर दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो, कुछ एंगल तक तो ये ऊपर करने पर ये रुका रहेगा। उसके बाद एक कंडीशन होती है इसकी स्लाइड करने की, पहली कंडीशन। दूसरी, उसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन का उसकी कॉर्नर पर रोटेट हो जाने के लिए, यानी इस कॉर्नर से ये रोटेट भी मार सकता है, पुई। उसको बोलते हैं टॉपलिंग। यहां पर दो कंडीशंस को पकड़ के चलना पड़ेगा। पहला कंडीशंस फॉर स्लाइडिंग एंड दूसरा कंडीशन फॉर टॉपलिंग। वी शुड बी केयरफुल क्योंकि हमको देखना होगा कि क्या करेंगे, क्योंकि इसने बोला है 30 डिग्री पर प्लेन के नीचे स्लाइड करता, हमको नहीं पता। राइट नाउ वी डोंट नो एनीथिंग। तो मैं अभी जितना इंफॉर्मेशन यहां पर है उससे एक चीज लिखना चालू करूं। मैं धीरे धीरे जो चीजें मैं फाइंड कर सकता हूं मैं वो फाइंड करना स्टार्ट कर दूंगा। द थिंग्स दैट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द गिवन डेटा आई विल स्टार्ट फाइंडिंग इट आउट, और आपको भी स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो मैं ना थीटा एज्यूम करके बनाऊंगा, मैं ऐसे ही रैंडम वैल्यूज लेकर नहीं बनाऊंगा। नंबर पहले पुट करने में, ताकि ये जनरलाइज कंसेप्ट के तौर पर आप समझ सको कि किसी और सवाल में सिमिलर कंडीशन हो तो क्या करें। तो भैया इधर आएगा, सबसे पहले नीचे आएगा एम जी, इधर आती है एम जी साइन थीटा, इधर ऊपर आता है फ्रिक्शन, कॉर्ड से कॉर्ड से कॉर्ड से, ऊपर आती है एन और नीचे आती है एम जी कॉस थीटा। आप बोलोगे एम जी साइन थीटा कॉस थीटा कौन है? तो एम जी के ही दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। यहां से विजिबल होगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक बार और रीड्रॉ कर देता हूं, जिनको ये देखकर समझ में नहीं आया लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। ये ब्लॉक है, तो पहली बात तो ग्रेविटी जमीन की तरफ लगेगी। ये ग्रेविटी दो टुकड़ों में बटेगा, एक इस पार्ट में बटेगा और एक इस पार्ट में बटेगा। अब आप जानते ही हो बेटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा हो जाता है। तो इधर एम जी
cos थीटा हो जाता है, इधर mg sin थीटा हो जाता है। स्लाइडिंग का कंडीशन के लिए मेरे को साइन स्लाइडिंग की लिमिटिंग कंडीशन बनेगी, यानी उतनी फोर्स लग रही है कि ये मैक्सिमम तक रुक सके, अगर थोड़ी भी ज्यादा लगे तो ये स्लाइड कर सके। तो तुम बोलोगे ओके, तो एट द बाउंड्री ऑफ स्लाइडिंग at maximum at maximum limit, तो बोलोगे मैक्सिमम लिमिट पर क्या बात करोगे? मैं बोलूंगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, यानी एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि वेज के परपेंडिकुलर तो मोशन हो ही नहीं रहा है। वही तो मेन बात देखने के लिए है कि वेज के परपेंडिकुलर मोशन हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। तो दिस इज द आउटकम। अब थोड़ा कट डाउन करने दो। साइन बाई कॉस एमजी एमजी कट गया था, एमजी एमजी गॉन, साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू म्यू। अब सर गौर से बताओ, ये स्लाइड कब करेगा? जब एमजी सीधा डला। स्लाइड व्हेन tan theta is greater than mu. Tan theta is greater than mu, यानी tan theta is greater than क्या? म्यू की वैल्यू √3 होती है। जरा गौर से बताइएगा, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू में म्यू की वैल्यू अगर √3 है, यानी 60 डिग्री से ऊपर, ओनली स्लाइड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, ओनली स्लाइड। तो ये स्लाइड तभी करेगा जब एंगल 60 से ऊपर हो। क्या हो एंगल बच्चे? 60 से ऊपर। तो आप बोलोगे एट थीटा इक्वल 0 द ब्लॉक विल बिगिन टू स्लाइड डाउन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और देखो एट 60 द ब्लॉक विल कमेंस स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, upon further increasing it will eventually topple. I don't know. At 60 they start sliding down the plane, it will continue to do so at greater angles. I don't know. The block will remain at rest on the plane until a certain angle is reached, after which it will topple. मेरे को नहीं पता टॉपल होगा कि स्लाइडिंग होगा, ये तो नहीं पता पहले, बट ये पक्का पता है, ये पक्का पता है कि भैया अभी कोई इशू नहीं है, 60 डिग्री से ऊपर पर ही लिमिट होगा। तो ए उड़ गया, ये पता। अब आगे आते हैं क्या? टॉपलिंग के कंडीशन पर। टॉपलिंग का कंडीशन सोचिए क्या होता है। टॉपलिंग का कंडीशन अगर तुम चेकआउट करोगे तो सरप्राइज हो जाओगे। कंडीशन ऑफ टॉपलिंग क्रिटिकल एंगल मैं निकाल के बताता हूं। कंडीशन फॉर टॉपलिंग, कंडीशन फॉर टॉपलिंग, जरा ध्यान दीजिएगा। इधर फोर्स क्या लगेगा? mg साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले प्रभु, ये किधर इसको रोटेट करना चाहती है? इधर। यस, सोचना इसके रिस्पेक्ट में। और इधर क्या होता है? mg cos थीटा। ये किधर रोटेट करना चाहता है? इधर। यस, जरा ध्यान से देखना। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पहली बात देखना। mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। गौर से देखना है इस पर कि ब्लॉक नीचे खींचा जा रहा है और ब्लॉक को ये भी पुश कर रही। तो अगर
अगर नोटिस कीजिएगा सर, टॉपलिंग के लिए कंडीशन के लिए जरूरी है कि यहां से लग रही टॉर्क और यहां से लग रही टॉर्क आपस में बैलेंस्ड रहे। अगर बैलेंसिंग मेंटेन रहेगी तो ये कभी टॉपल नहीं करेगा, पर बैलेंसिंग मेंटेन नहीं रहेगी तो टॉपल कर जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल कहां से आता है? तो इसको, ये पूरा 10 था तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 15 था तो 7.5 सेंटीमीटर। तो टॉपलिंग एंगल का tan थीटा टी का कंडीशन क्या होता है बेटा? तो वो होता है हाफ विड्थ अपॉन हाफ हाइट। अब आप बोलोगे हाफ विड्थ अपॉन हाफ हाइट, यस, बिल्कुल लास्ट कंडीशन की तरह ही है। बस यहां पर इन दोनों फोर्स का अमाउंट बराबर है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर ये क्रिटिकल एंगल होगा। चेक करते हैं ना सबसे पहले। अब tan थीटा टी अपने लोग चेक करें तो व्हाट विल कम आउट? तो हाफ विड्थ, विड्थ हाफ मतलब 5 और नीचे 7.5। अगर हम लोग देखें तो 50/75 आएगा 2/3। अगर tan थीटा टी 2/3 के आसपास रहे तो टॉपलिंग नहीं होगा, अगर उससे थोड़ा ज्यादा बढ़े तो टॉपलिंग हो सकता है। ये कितना है? ऑलमोस्ट 33 to 34 डिग्री है। अब तुम बोलोगे कि अरे यार इसका मतलब तो स्लाइडिंग से पहले दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज टॉपलिंग। इट विल फर्स्ट टॉपल, ये पहले टॉपल ही कर जाएगा, ये कांटेक्ट मेंटेन रखें और लुढ़कते 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 नीचे पहुंच जाएगा। इट विल टॉपल फर्स्ट। तो स्लाइडिंग का सारा पॉइंट उड़ा दो, स्लाइड से पहले भैया ये क्या करेगा? टॉपल करेगा। तो क्लैरिटी रखिएगा, इसको स्लाइडिंग की जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और टॉपलिंग वाले को कंडीशन फॉर टॉपलिंग कहते हैं। ये रोटेशन का टॉपिक है सर, जिसमें कॉर्नर को एक्सिस मानकर हम लोग दो फोर्सेस की टॉर्क निकाली और दोनों को इक्वल किया। कौन दो फोर्स थे? mg sin थीटा, mg cos थीटा। तुम बोलोगे कैसे इक्वल किया? देखो, इधर mg cos थीटा, इस गैप पर ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है और इसके लिए ये 5 है। अगर ये दोनों बैलेंस्ड रहे तो वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है, और ये थोड़ा भी ज्यादा हो गया, साइन थीटा का कंपोनेंट थोड़ा भी ज्यादा हो गया, यानी थीटा थोड़ा भी इस लिमिट से बढ़ गया तो ये लुढ़क जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि हाँ भैया ये पहले लुढ़कना चालू करेगा और उसके बाद ही कोई अदर चेंजेस यहां पर आने चालू होंगे। क्लियर है? यानी 60 से पहले 33 तक में ही टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइडिंग का नौबत ही नहीं आएगा। और अगर टॉपलिंग नहीं होती तो स्लाइडिंग पॉसिबल है, बट यहां गिवन इंफॉर्मेशन, वजन और डायमेंशन के कारण हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब अपने लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा गौर से देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान। अब इस क्वेश्चन में जो सवाल पूछा गया, ये बड़ा प्यार से बोला गया कि एक ब्लॉक ऑफ मास को हमने इंक्लाइन प्लेन पर रखा है जो एंगल थीटा से है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और प्लेन के बीच का म्यू है और tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू है, यानी ऊपर से नीचे स्लाइड जरूर करेगा। द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय applying a force P parallel to the plane. The direction of applied force pointing up in the plane taken to be positive. As P varied from P1 to P2, the friction force versus P graph will look like. यार पहले तो फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बदल रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे वैरी करेगा? ये दोनों वैल्यू देख के मत डरिए, प्लीज मत डरिए। इन दोनों को देखकर कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि ये एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों में सेम आएगा, और एक जगह माइनस mg म्यू कॉस थीटा आएगा, एक माइनस प्लस mg म्यू कॉस थीटा, यानी
कम से हमने ज्यादा फोर्स लगा है। कहने का मतलब समझिएगा, दिस वॉज द इंक्लाइन प्लेन, दिस वॉज टू स्लाइड फर्स्ट एंड आई अप्लाइड पी। पी को मैंने पहले अप्लाई किया कि मैं उसको रोक के रख सकूं, ठीक है। पी को मैंने अप्लाई किया क्या करने के लिए, कि मैं उसको रोक के रख सकूं। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ज्यादा अप्लाई करना चालू किया एंड वी मूव फॉरवर्ड। अब मैं उस लिमिट तक पहुंचा। तो मेरे से पूछ रहा है कि पी वर्सेस एफ, एफ पी के अकॉर्डिंगली कैसे कैसे खुद को बदलेगा। सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो चलिए अपने लोग देखते हैं पहले। सबसे पहला कंडीशन सोचो कि एंगल ऑफ रिपोज हो रहा है, यानी ये स्लाइड करेगा नीचे। सबसे पहला चीज ये नीचे स्लाइड कर ही रहा होगा कि ये फोर्स तुमने अप्लाई किया लोएस्ट वैल्यू। आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज, बट इसको तुमने अप्लाई किया। आई विल कीप दैट इन माइंड, बट मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो लेट मी राइट डाउन दी फोर्सेस। ऊपर पी, जरा गौर से देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो नोटिस करना। इफ यू कैन नॉट नोटिस इट, प्रॉब्लम है। जरा गौर से आप लोग एक काम करो, एफबीडी तो पहले ड्रॉ कर सकते हो ना आप लोग। फ्री बॉडी डायग्राम इज इजीएस्ट इन दिस केस। तो आप पहले एफबीडी ड्रॉ करो, मैं तब तक वेट कर लेता हूं। आई एम वेटिंग अंटिल यू ड्रॉ एफबीडी। आप कोशिश करो इसकी एफबीडी तो एटलीस्ट ड्रॉ कर लेने की। इनिशियल कंडीशन के लिए, अरे भैया अगर ये दिया हुआ है तो इनिशियली ये ऐसा होगा, इनिशियली ये ऐसा होगा, थीटा ब्लॉक mg mg cos थीटा mg sin थीटा, p इधर और फ्रिक्शन इधर। क्यों? क्योंकि उसकी नीचे आने की टेंडेंसी है और फ्रिक्शन हमेशा मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट में लगता है। इज दैट राइट? तो इक्वेशन सेट करो बच्चे। तो इनिशियली मैं ये बात कह सकता हूं, इनिशियली फोर्स P प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा। देखो, देखिए आप ध्यान से और नोटिस कीजिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत में P प्लस एफ इक्वल टू mg sin थीटा आ रहा है, यानी फ्रिक्शन क्या आ रहा है? फ्रिक्शन आ रहा है mg sin थीटा माइनस p। शुरुआत में तो यही आ रहा है। अब mg sin थीटा माइनस p मैं वैल्यू पुट करता हूं। मैंने यहां से P1 की वैल्यू पुट की शुरुआत में, यानी एट P इक्वल टू P1। तो फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए? फ्रिक्शन इक्वल टू, जरा नोटिस करना, P की वैल्यू डाल दी है मैंने, तो mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा माइनस माइनस प्लस म्यू mg cos थीटा। बूम बूम, f इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। यस, ये शुरुआत की कहानी है बेटा। यानी एक पॉजिटिव फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी तो तुम बोलोगे सर यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है। नो नो सर, ये दोनों तो नहीं हो सकता है शुरुआती केस में, P1 के केस में ये पॉसिबल है। यस, एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा, वो नीचे आना चाहेगा बट आप उसको नीचे आने नहीं दोगे, तो ये रुक जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट रुक गया, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट मीन्स फ्रिक्शन लग रहा है क्या? नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम
तुम बोलोगे फंस गया मैं तो। एट इक्विलिब्रियम P इक्वल टू mg sin थीटा एंड F इक्वल टू 0, यानी समय बीतने के साथ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यार यहां कहीं शून्य होते हुए दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, इधर तो P की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी इतनी ही वैल्यू चलती रहनी चाहिए थी। रॉन्ग, ऑप्शन ए आ गया। लेकिन कई लोग बोलेंगे नहीं, आई एम नॉट गोना बिलीव इट। ठीक है, और बढ़ाएंगे जब फोर्स को, तो यार ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ पाएगा। अब पी इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड में कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा। तुम बोलोगे ओ, यानी अब फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? फ्रिक्शन इधर लगेगा, पी इधर लगेगा, इधर ही लगेगा mg sin थीटा। तो तुम क्या बोलोगे? P इक्वल टू एफ प्लस mg sin थीटा। तो आप बड़े प्यार से यहां लिखोगे F इक्वल टू P माइनस mg sin थीटा। देन व्हाट विल हैपन? तो तुम बोलोगे सर P2 की वैल्यू में डालना चाहूं। ओके ओके, बट फ्रिक्शन तो नीचे की तरफ लिया है, वो तो नेगेटिव है, तो माइनस एफ निकालने की कोशिश करो पॉजिटिव में, क्योंकि P को पॉजिटिव लेना है, P की डायरेक्शन में पॉजिटिव, दैट इज mg sin थीटा माइनस P। तो mg sin थीटा माइनस, अब एट P2, कब? फाइनल वैल्यू पर, जब हम बढ़ाते बढ़ाते एक लेवल तक पहुंच गए P2, माइनस P लिया हमने, तो क्या आया? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। बूम बूम, माइनस म्यू mg cos थीटा। बेटा बेटा बच्चे जी, आप बोलोगे कि सर माइनस एफ क्यों लिया? क्योंकि अब फ्रिक्शन डाउनवर्ड है, मैंने पी को पॉजिटिव माना था, तो फ्रिक्शन को भी मेरे को उसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले में फ्रिक्शन मैंने पॉजिटिव लिखी थी, ये मान के फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, नीचे नेगेटिव लगनी चाहिए थी। फॉर दैट रेफरेंस आई हैव केप्ट एवरीथिंग सेम, कि अगर फ्रिक्शन शुरू में वेरी किया था तो एफ था, तो बाद में माइनस एफ आएगा, यानी फ्रिक्शन बाद में पलटी मारेगा। तो यहां पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो होगी म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और वो कहां दिखेगी? यहां पर, और यहां क्या दिखेगी? म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी यहां फ्रिक्शन लीनियरली वैरी करेगा। शुरू में फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा, ऊपर लगेगा, इक्विलिब्रियम पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी, और आफ्टर अ मोमेंट दैट, जब हम फोर्स P को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन फ्लिप कर जाएगा, पलटी मार जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा। दैट विल बी दिस। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो बड़ा मजा है। लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो, कोई एश्योरमेंट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई स्टेप्स में दिक्कत हो, तो पूछ सकते हो। ये माइनस एफ क्यों लिया, ये मैंने बताया आपको, कि मैं यहाँ सिर्फ एफ निकालूंगा, तो मैंने नीचे के साथ साइन असाइन नहीं किया है, पर मैं यहाँ साइन कॉमन ले लूं तो आप देखोगे कि ये जो माइनस एफ है वो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, लेकिन ये एफ, क्योंकि उधर माइनस एफ इज एक्चुअली अ नेगेटिव क्वांटिटी, और इधर एफ पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझ में आएगा? आगे बढ़ूं, तो अब आते हैं अपने लोग अपने अगले सवाल के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन द टुडेज लिस्ट इज दिस। बहुत प्यारा सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल एक ट्रक पर रखा हुआ है। चलो एक ट्रक बनाते हैं बहुत प्यारा सा। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, सो इफ यू फाइंड इट डिस्ट्रैक्टिंग देन यू आर राइट, यू शुड बी डिस्ट्रैक्टेड। If you find it amusing, then you are, I don't know who you are.
स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच का म्यू क्या है? 0.6 है। और ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रक एक्सेलरेट करेगा 5 मीटर पर सेकेंड से, सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो पता ही है। अब ब्लॉक ऑफ मास 1 kg है। ओके, तो अब पूछा जाएगा फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेसेस, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। यार देखो, ये ब्लॉक पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? जो हम लगा रहे हैं या ट्रक लगा रहा है, ये वाला फोर्स डायरेक्टली ब्लॉक पे लग रहा है क्या? नहीं भाई नहीं, ब्लॉक पे कुछ नहीं लग रहा है। तो ब्लॉक आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि ट्रक आगे आ रहा है और ट्रक फ्रिक्शन से उसको खींच के ले जा रहा है। तो तुम बोलोगे भैया 1 kg का ब्लॉक है, मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और किसी फोर्स के साथ, और फ्रिक्शन इसको ले जा रही है। आई डोंट नो हाउ मच इज दैट। तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा? पहले तो टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या फ्रिक्शन इसको बांध के रख भी पाएगी कि ये उड़ के बाहर आएगा। क्यों? अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में एक बंधु से पूछूं तो वो बंधु बोलेगा जितनी जोर से ये एक्सेलरेट हो रहा है उतनी जोर से पीछे धक्का लग रहा होगा। तो लेट्स चेक कि ये ट्रेलर पे रहेगा या स्लाइड करके गिरेगा। तो एफ एस मैक्स निकालते हैं। एफ एस मैक्स क्या होगा बेटा? तो वो होता है म्यू इंटू एन, और जी की वैल्यू इसमें तो कुछ मेरे को दिख नहीं रही है। लेट मी चेक आउट द प्रॉब्लम। तो म्यू, मैं एक बार चेक कर लेता हूं ओरिजिनल प्रॉब्लम के सोर्स से, क्वेश्चन पेपर में से। इज देयर एनी वैल्यू ऑफ जी इज टेकन? आई डोंट नो, नो देयर इज नॉन टेकन। तो मैं म्यू 0.6 लेता हूं और जी 10 लेता हूं और मास 1 लेता हूं। तो लगेगा कि यार सर 6 न्यूटन पीछे लग जाएगा। सर 6 न्यूटन ये पीछे लग जाएगा 6 न्यूटन। ये 6 न्यूटन तक सर फोर्स लगा सकता है। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्व करे तो पीछे क्या लगेगा? m टाइम्स ए नॉट स्यूडो फोर्स, और यही फोर्स पीछे खींचेगी इसको और फ्रिक्शन उसको बांध कर रखे हुए रहेगा, तभी चल सकता है। एंड दिस एम ए नॉट विल बी 5 into 1 न्यूटन। तो भैया हाँ, स्यूडो फोर्स कम है फ्रिक्शन के मैक्सिमम लिमिट से, तो हाँ ये बैठा हुआ रहेगा। सोचो फिर से मैंने क्या किया। मैंने बोला यहां कोई आदमी स्टेयर पे खड़ा हो तो वो क्या देख के बोलेगा? वो तो एज्यूम करेगा उसका फ्रेम क्या है? इनर्शियल है, तो पूरी दुनिया पीछे जा रही है। तो वो स्यूडो फोर्स अप्लाई करेगा m टाइम्स जो एक्सेलरेशन आगे हो रही है उतना ही रिवर्स में अप्लाई करेगा। तो इतनी फोर्स अप्लाई करेगा, यानी 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है। ये जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जमीन ने उसको पकड़ के रखा है। और वो कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एडजस्टिंग इन नेचर होता है। हमको जानना पड़ेगा ये कितने से कितने तक एडजस्ट कर सकता है। ये 0 से लेकर म्यू टाइम्स n तक एडजस्ट कर सकता है। पता चला म्यू टाइम n इज 6 न्यूटन, टू बी केयरफुल। तो 5 न्यूटन कम है, मतलब कंट्रोल में, यानी फ्रिक्शन ही इसको लेकर जा रही। तो भैया ये 1 kg का ब्लॉक है जिसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लेकर फ्रिक्शन जा रहा है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फ्रिक्शन नहीं, फोर्स अप्लाइड। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है इसलिए मैंने लिया। मास 1 kg और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी 5 न्यूटन। अब आप बोलोगे कि क्यों चेक कर रहे थे? बेटा एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, उससे ज्यादा जोर से एक्सेलरेट करोगे तो ब्लॉक उड़ के पीछे चला आएगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स उसकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा। बस यहां 7 कर दो, जिंदगी बदल जाएगी सवाल की। 7 कर दो, मैं बोलूंगा फ्रिक्शन तो लगा था लेकिन स्यूडो फोर्स ज्यादा पावरफुल, तो ये उड़ के निकलेगा इस डब्बे से। तो ध्यान देने का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है कि 2 पार्टिकल हैं बच्चे। क्या है? 2 पार्टिकल हैं जिनके बीच में एक रस्सी बांधी गई है 2x लेंथ की। 2 पार्टिकल हैं
जिनके बीच में रस्सी बांधी गई है 2x लेंथ की, और ध्यान देना, there are two particles of mass m each are tied in the flight string of length 2a 2a। मेरे को एक्चुअल क्वेश्चन चेक करना होगा, आई हैव टू सी। मेरे को लगता है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुए हैं सवाल में। लेट मी चेक एक्चुअल क्वेश्चन। हाँ जी, फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, जरा देखना बच्चों। ये x और x नहीं है, ये a और a है। मेरे को लगा था ये a है और ये a है। सवाल में लिखा सही है, पिक्चर वॉज अ लिटिल बिट इफी। तो देखिए क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ m ईच आर टाइड लाइट स्ट्रिंग, जिसका लेंथ इतना है। द होल सिस्टम इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉइस्ट। इसको एक टेबल पे रखा गया है और इसके मिड पॉइंट पर एक फोर्स हमने ऊपर खींचा, तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। यस, ये दोनों मूव करेंगे। एक टाइम आएगा जब ये दोनों नजदीक आते आते इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी बच जाएगी, 2x 2x। उस समय आप बताओ कि ये ब्लॉक कितने मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेट करेंगे। सबसे पहला, let us assume acceleration is a। assume acceleration is a। तो आप बोलोगे कि माने, भैया माने मत सोचो, सबसे पहले तो ये दिखेगा कैसा उसकी बात करो। तो आप जानते हो ये ऑब्जेक्ट, जरा गौर से देखना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा सेंटर पर फोर्स ऊपर F लग रहा है, इधर टेंशन T लग रही होगी, इधर टेंशन T लगेगा, इधर से ये x होगा, इधर से ये x होगा, है ना। और एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा a एक्सेलरेशन, ये मास m होगी, ये मास m। जरा गौर से देखिएगा, इफ somebody is not able to see here, मैं इस फिगर को कोशिश करूंगा बड़ा करने की, पर मेरे को नहीं लगता यहां हो सकता है बड़ा, तो मैं इधर ड्रॉ करूंगा बड़ा सा फिगर। अगर ये ऊपर खींचा जा रहा है तो ये नजदीक जाएगा, एक्सेलरेट करेगा, पर हो क्या जाएगा ये बता रहा हूं। ये मास 1, ये मास 2। जिस समय x और x डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, ये मानो उसमें एक्सेलरेशन a से कर रहा है, उस समय पॉइंट P मूव करके यहां हो चुका होगा और ये F चाह रहा होगा, इधर से T लगेगा, इधर से T लगेगा। सॉरी, गौर से देख रहे होंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं। इट विल बी फेयरली क्लियर टू यू अगर आप इसको गौर करके देखेंगे तो। लुक एट दिस केयरफुली। कोई इशू है अभी तक? इफ देयर इज एनी इशू, आप बताइए हमें। अगर कोई इशू है तो लेट अस बी क्लियर। इफ देयर इज एनी इशू, सिंपल है, वॉट एवर हैपेंड, इज इट क्लियर और नॉट। अब एज्यूम करते हैं कि ये वाली एंगल को हमने क्या बोला, थीटा। एज्यूम करते हैं तो एक इक्वेशन बनेगा, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। टी कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है? देन a इक्वल टू टी कॉस थीटा बाई m। अगर ये समझ में आ रहा है तो इधर लिखिए। और एक और इक्वेशन मिलेगा, f इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा बेटा, अगर ये थीटा है
ये 90, ओ भाई ये थीटा है, तो इधर भी टी लग रहा है और ये वाली एंगल है 90 माइनस थीटा। और अगर 10वीं कक्षा आपने पढ़ी है, 10वीं कक्षा अगर आप पास हो, 10th क्लास अगर आप पास हो, तो जानते हो टी कॉस 90 माइनस थीटा टी साइन थीटा होता है। और एक टी साइन थीटा इधर, एक टी साइन थीटा इधर, ऊपर नीचे टी साइन थीटा। कांस्टेंट फोर्स बोल रहा है बट स्मॉल बोल रहा है, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ले जाया जा रहा है, तो जरूर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब F इक्वल टू 2t क्या साइन थीटा। तो अगर t की बात की जाए t की बात की जाए तो t इक्वल टू F/2 साइन थीटा हुआ नंबर 2। अब तुम बोलोगे कि सर इसका इस्तेमाल करोगे क्या? करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड a इक्वल टू t/m। नहीं भाई, t/m नहीं, t के जगह पर F/2 साइन थीटा कहा गया। हेलो, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बाई m। कॉस थीटा बाई m। कोई दिक्कत है अभी तक? थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो इसी a को, कॉस को नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा? साइन बाई कॉस tan, तो F/2m tan थीटा कह सकते हैं। जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा और क्लियर होने की कोशिश कीजिएगा। अब आप बोलोगे यस कह सकते हैं। क्यों मैं ऐसा लाया फॉर्मेट? बेटा हर एक में F/2m दिख रहा है मेरे को, ऐसा ले आएगा तो मेरा काम बन जाए। फिर मैंने F लिखा, डिवाइड बाई 2m लिखा और tan थीटा निकालने की कोशिश की। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये वाला, इधर t है, इधर x है, तो मेरे दिमाग में आया कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर चाहिए। तो फिर दिमाग में मेरे आया कि नहीं भाई, tan थीटा ऐसे थोड़ी निकाल के कोई मेरे को दे देगा। तो अगर tan थीटा के बारे में सोचें तो निकालना तो मुश्किल है, बट सोच के देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर नहीं पता मेरे को, पर बेस पता है। परपेंडिकुलर क्या होगा आई डोंट नो, पर बेस पता है मेरे को। तो व्हाट टू डू, हाउ टू फाइंड इट आउट? तो मैं तो फंस गया हूं यहाँ पर। तो tan थीटा फाइंड करना ही यहाँ पर सबसे यूनिक चीज है। अब आप अगर कोई इंसान कर सकता है इसको, मैं मान जाऊंगा। बताइए जल्दी से, tan थीटा कैसे फाइंड करोगे? भैया पहली तो बात है, ये वाली रस्सी की लंबाई शुरू में a थी, तो ये वाली तो अभी भी क्या रहेगी? a ही रहेगी ना बंधो, रस्सी की लंबाई। अरे यहाँ a थी, ऊपर खींचने के बाद भी तो a ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों नजदीक आए हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कैसा आएगा? अंडर रूट, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अंडर रूट करोगे अपने आप परपेंडिकुलर मिल जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस, और परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर। ये हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया? एक्स। और यहाँ डिनोमिनेटर में tan थीटा है, यानी F/2m इंटू 1/tan थीटा, वो रेशियो पलटी मार जाएगी और आंसर आएगा F/2m। बूम, x ऊपर और नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं पर है ये ऑप्शन तो देख लीजिए, मेरे को ऑप्शन बी दिख रहा है।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन कौन, जरा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बट इसकी डिजाइनिंग किस तरह से की गई, आपको किस तरह से इसमें एंगेज करना था, आपको किस तरह से इसमें बातें सोचनी थी। पहली बात तो उन्होंने बोला ये सिस्टम में बीच में मैंने खींचा, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है, अगर इन दोनों की ए है तो कभी लेंथ बदलेगी नहीं, बस इसका एंगल बदलेगा, और एंगल जितना बदलेगा तो इनको करीब आना पड़ेगा उसके लिए, एकोमोडेट करने के लिए उसकी एक्सेलरेशन थी, मैं उस कंडीशन में लेके गया। जस्ट उसके बाद फोर्सेस के इक्वेशन लिखे, ये मानते हुए कि ये सारी चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेक्स्ट एक्सेलरेशन जीरो मतलब हर जगह फोर्सेस बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड फोर्स किया हर जगह और हमको आंसर मिल गया। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को देख के रुकना मत, लड़खड़ाना मत, सोचना क्या हो। तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले दो चीजें, एट पी, पी पर मैंने ये लिखा है, और दूसरा इधर अल्फा मार्किंग दूंगा, किसके लिए, इस मास के लिए, और मैं ऊपर लिख लूंगा फॉर अल्फा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये लिखना जरूरी है कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चले कहां से कहां कैलकुलेशन मूव कर रही है। इज इट ऑल राइट? तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते, उससे पहले चेक करते हैं कि हमारा कोई सवाल छूटा तो नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था। तो 3 क्वेश्चन हमारे आज के हो गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या होने वाला है। हम्म अब देखिए, जब अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके चेकआउट करते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? तो वो है कि दो ब्लॉक्स हैं जिनका मास 2.9 kg है और 1.9 kg है, उसको एक रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट क्या है रे बाबा, ये है रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट बोले तो वही ऐसा चीज जो उखड़ के चल फिर के कहीं नहीं जाएगा फोर्स के एप्लीकेशन से, जिधर है उधर ही रुका रहेगा, उसको बोलते हैं क्या, रिजिड सपोर्ट। दो ब्लॉक जो 2.9 kg 1.9, उसको रिजिड सपोर्ट से लटका दिया गया है, दो रस्सियों से, जो रस्सी कभी लेंथ में बदलेंगे नहीं। दोनों रस्सी की लेंथ क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर, और इधर 1 मीटर। अपर वायर के पास मास नहीं है, ओहो, मास टेंस टू 0, और ऊपर वाले की जो म्यू है, जिसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, वो दी हुई है 0.2 kg पर मीटर। अब entire system of blocks of wire and support has an upward acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड। सपोर्ट सबके साथ पूरे सिस्टम ऑफ वायर सब कुछ को एक्सेलरेट किया जा रहा है, किससे, 0.2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी को एज्यूम करने बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला, टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर, नीचे वाले वायर के मिड पॉइंट पर बोल रहा है, पूछ रहा है कि कितना टेंशन होगा। चिंता नहीं करो, समझो, पहले समझो, जानो। बेटा इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जहां पर इसको बांधा गया था रिजिड सपोर्ट में, उसके साथ ही पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, यानी सब पर स्यूडो फोर्स नाम की चीज लगेगी अगर हम इसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, और वही करना यहां पर इंटेलिजेंट एनफ की, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। तो मैं अगर इसके रूफ के फ्रेम में ही रहकर कैलकुलेशन करूं, तो मैं क्लियर रहूंगा कि कोई रस्सी लंबा नहीं हो रहा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन हो ही नहीं रहा। तो मुझसे पूछा जाएगा टेंशन एट द मिड ऑफ पॉइंट ऑफ द लोअर वायर। अरे बेटा, मैं ना इन दोनों को एक ब्लॉक बना दूंगा। बेटा ये पूरा लेंथ
0.2 kg पर मीटर के हिसाब से। ये मास पर यूनिट लेंथ है बेटा, यानी 1 मीटर का वजन कितना है? 0.2 kg। तो इतनी दूर का वजन क्या होगा? 0.1 kg। और ये इतनी दूर की ब्लॉक क्या होगी? सिंस ये आधा ही जाएगा, इसको म्यू बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। कोई दिक्कत है? इधर देखो, ये जो लेंथ है ये 0.1 kg का, इसका पूरा मास क्या होगा? 2 kg। इसका पूरा मास क्या होगा? 3 kg। और इस पॉइंट पर क्या डाल दो? आइडियल स्ट्रेंथ। अब आप बोलोगे ये क्यों किया? बता रहा हूं मैं। यानी तुम अगर ऊपर वाले को सॉल्व करना चाहते हो तो तुमको एक गेम खेलना पड़ेगा, तुमको एक रस्सी उठानी पड़ेगी, एक ब्लॉक लेना पड़ेगा 3 kg का। कैसे? वो और वो रस्सी मिलाकर, और बीच में एक आइडियल रस्सी लगाना पड़ेगा नीचे 2 kg का। और अब तुमको टेंशन कहाँ फाइंड करना है? इधर। समझ में आया? अरे भैया बोलिए। हाँ। टेकिंग ऑल taking taking both block as a system, both block as system। दोनों ब्लॉक को सिस्टम अगर अपने ले ले तो क्या होगा? नोटिस कीजिएगा, ऊपर लगेगी टेंशन 1। क्यों? इस वाली रस्सी का नाम टेंशन 1। नीचे क्या लिखेगी? 5G। और नीचे क्या लगेगा? नोटिस कीजिएगा, फोर्स की बात कर रहे हैं। 5 इंटू 0 पॉइंट एक्सेलरेशन स्यूडो फोर्स, और ये सब बैलेंस्ड होने चाहिए। तो क्या आएगा? T1 इक्वल टू 5G प्लस 5 इंटू 0.2 एंड T1 इक्वल टू 5 इंटू 9.8 प्लस 0.2 और 5 इंटू 10, 50 न्यूटन। ये पहला है। हाँ, फिर उसके नीचे वाला ब्लॉक को देखो, फॉर 2 kg ब्लॉक, ऊपर पर टेंशन T2 लगा, नीचे लगेगा 2G और 2 इंटू 0.2। तो T2 इक्वल टू 2 इंटू जी प्लस 0.2, 2 इंटू 9.8 प्लस 0.2 इक्वल टू 20 न्यूटन। और यही T2 पार्ट 1 का आंसर होगा। एकदम सिंपल। अरे भैया हमने क्या किया? अरे ये रस्सी लंबी नहीं होगी, पर ये वाली जो रस्सी थी बेटा, इसका वजन था 1 मीटर का वजन कितना था? 0.2 kg। उसके मिड पॉइंट पर पूछा है टेंशन, तो उस अकेले पॉइंट का तो कोई वजन नहीं होगा, पर उसके ऊपर एक ब्लॉक बन गया जो इस ब्लॉक प्लस इस रस्सी का हाफ टुकड़ा का होगा, और नीचे एक ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक प्लस रस्सी, और बीच में जो डॉट था उसको हमने स्ट्रेच करके एक स्ट्रिंग बना दिया जिसका अपना कोई वजन नहीं। सिंस पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है और सिस्टम के फ्रेम से हम मेजर कर रहे हैं, तो मैंने सब जगह क्या लगाया? स्यूडो फोर्स, एक्सेलरेशन की अपोजिट। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। हमने दोनों को सिस्टम मान करके T1 निकाल लिया, और उसके बाद सिर्फ 2 kg ब्लॉक को गौर में रखकर मैंने T2 निकाले, T2 आंसर आया। अब अपर वायर के मिडिल में टेंशन पूछेगा तो वो आ चुका है रे बच्चा। नंबर 2 आंसर का पार्ट, नंबर 1 का पार्ट मैं लिख रहा हूं 20 न्यूटन, और नंबर 2 का लिख रहा हूं दैट विल बी 50 न्यूटन। क्यों? क्योंकि नंबर 2 वाले रस्सी में वजन ही नहीं है, हर जगह इक्वल टेंशन फ्लो करेगा। नीचे टेंशन हर एक पॉइंट का बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे का लगा हुआ मास बदलना चालू होगा। अरे यहां पर रहेगा तो टेंशन कम होगी। तो बोलोगे कैसे? अरे छोटा ब्लॉक लटका हुआ है, थोड़ा ऊपर टेंशन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, हाईएस्ट होगी। लेकिन इधर मासलेस होने के कारण कहीं भी चेंज नहीं होगी। तो ये था कुछ सवाल और last lot of questions which has been asked in previous
JEE स्क्रीनिंग और JEE एडवांस एग्जामिनेशंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ मोशन। अगर आपको ये सवाल के सॉल्यूशंस और वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और सारे ग्रुप में प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हम और लेकर आते रहें ऐसे ही वीडियोस। द नेक्स्ट टॉपिक in this series of advanced PYQ questions will be work, energy and power. So हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।